और गांव था। रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, पर माँ शारदा और बेटा रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे थे। रमेश की पत्नी अनामिका गर्भवती थी। बिना आराम किए सुबह से शाम तक वो घर का सारा काम करके बहुत थक चुकी थी। इसीलिए बेडरूम के नीचे जमीन पे मैट बिछा के वो लेट गई थी। बिस्तर पे उसकी 5 साल की बेटी नीता सो रही थी। सर में दर्द होने की वजह से अनामिका एक कपड़े से बांध लेती है। उसके गालों में हाथ के पंजों का निशान था, पर अपने हाथों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो मनी मन खुद से कहती है, हे ईश्वर, अगली बार जब जन्म दीजिएगा तो मुझे औरत मत बनाइएगा। ऐसा कि पुरुष रूप में भी जन्म मत दीजिएगा, मुझे जानवर रूप में जन्म दीजिएगा। और अगर ऐसा ना हो पाए तो हे ईश्वर, मुझे अमीर लड़की बना के जन्म देना, ताकि दहेज की वजह से सास और पति से ऐसी लांछन न सहना पड़े। रानी जैसी जिंदगी हो, जो कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करके अनामिका आंखें बंद करती है। थकी हुई अनामिका की आंखें बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे सो जाती है। सोफे में बैठ के टीवी देख रही शारदा घड़ी की तरफ देखती है। उस वक्त घड़ी में 11:20 हो रहे थे। फिर माँ और बेटा हॉल से धीरे धीरे बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पे अनामिका सो रही थी। बिस्तर पे नीता नींद में बेहोश थी। माँ और बेटा जाके ये भी जांच करते हैं कि अनामिका सच में गहरी नींद में है या नहीं। उन दोनों को लगता है कि अनामिका सो नहीं रही है, वो अभिनय कर रही है। तभी शारदा कहने लगती है, बेटा रमेश, तुम उसके पैर पकड़ो, मैं उसका गला पकड़ती हूँ। सांस में ले पाने की वजह से छटपटाएगी और खुद ही जान दे देगी। फिर हम उसे लेक में जाके फेंक आएंगे। सभी को लगेगा आत्महत्या कर ली है। माँ, हम लोग अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो कई दफे उंगलियों के निशान शरीर में रह जाते हैं। अगर उसके पिताजी रघुपति को किसी भी तरह से शक हुआ तो वो पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। फिर हमने मारा है ये साबित हो जाएगा। फिर तो हमारा जेल हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। इसीलिए मैं एक तकिया लेकर उसके पैरों को दबाता हूँ और तुम दूसरा तकिया लेकर उसका मुंह दबा दो। ये तो अच्छी बात है, चलो वही करते हैं। ऐसा कह के रमेश एक तकिया लेता है और दूसरा तकिया अपनी माँ शारदा को देता है। फिर दोनों मिलके अनामिका की जान लेने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से अनामिका अपनी आंखें खोल लेती है। उसे देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ज्यादा दहेज के लिए आप लोगों ने मुझे मारा, पीटा, गालियां दी, खाना नहीं दिया। ये सब कुछ मैंने सह लिया, बस इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को 2 वक्त बस खाना दे रहे हैं। पर आज आप लोगों को मेरी जान लेने में थोड़ी भी झिझक नहीं हुई, ये जानते हुए कि मेरे पेट में एक बच्चा पल रहा है। इसके बाद भी यहाँ रहना मेरा सही नहीं होगा, ये बात समझ गई हूँ। क्या तुम घर छोड़ने का हमें धमकी दे रही हो? नहीं सासू माँ, वैसे तो मैं चली जाऊंगी, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ। आप औरत नहीं है, चूड़ी बिंदी पहन के साड़ी लपेट के आप बस एक मूंछों वाले आदमी से कम नहीं। ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो अनामिका के गाल पे कस के एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके आंसू के 2-3 बूंद नीता के ऊपर गिरता है। वो नींद में ही उठ के देखने लगती है। शारदा जल्दी से मारना बंद करती है। अनामिका के गाल लाल हो चुके थे। अनामिका बहुत कोशिश करने के बावजूद उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। लगातार उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। नीता सारी बातें थोड़ी थोड़ी समझ लेती है। माँ, दादी और पिताजी मिलके आपको मारे हैं ना? नहीं नहीं बेटा, वो मुझे क्यों मारेंगे भला? वो तो कल क्या पकाना है इस बारे में कह रहे थे। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में बाथरूम से आती हूँ। ऐसा कह के नीता बिस्तर से उतर के चली जाती है। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। माँ लक्ष्मी भी अमीरों के घर में ही रहती है, मेरे जैसी गरीब बहू के घर में आती ही नहीं। चाहे मैं जितना भी कोशिश कर लूँ उन्हें रोकने की, कुछ भी कर लूँ, पर वो कैसे भी मुझे छोड़ के चली जाती है। हाँ, माँ लक्ष्मी को भी बस अमीर लोग ही चाहिए, उन्हें बदबूदार गरीब बिल्कुल पसंद नहीं। पर क्यों वो ज्यादा दिनों तक उनके साथ नहीं रहती? क्योंकि आप जैसे लोग चाहे कितना भी हो कभी खुश नहीं रहते, हमेशा आप लोगों को और चाहिए। मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, आप मुझे मार के
अपने सर पाप का बोझा क्यों लेना चाहती है बताइए। इस तरह कह के वो अपने कपड़े समेटती है। जैसे ही नीता बाथरूम से आती है वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। रमेश मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। नीता बुलाती है पर वो जवाब नहीं देते। वो चलते चलते रात में गांव से निकल आते हैं। जब वो जंगल के रास्ते में जा रहे थे बहुत बारिश शुरू हो जाती है। बिजली और बारिश से खुद को बचाने के लिए वो जाके एक बड़े से पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। तभी एक बुजुर्ग औरत एक छाता लेके उस तरफ से आ रही थी। गर्भवती अनामिका को देखकर वो अपने कुटिया ले जाती है। वो बुजुर्ग महिला कहती है कि वो कुटिया उसी का है। वो पास के ही लक्ष्मी देवी मंदिर में काम करती है। अनामिका कहती है उसके लिए भी वो एक काम ढूंढ दे। ये सुन के वो महिला कहती है, लक्ष्मी देवी के मंदिर में सीढ़ियाँ साफ करना होगा और बिंदी लगाना होगा। बहुत सीढ़ियाँ है लेकिन। करूंगी चाची, अपनी बेटी के 2 वक्त के निवाला के लिए मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर गर्भवती होने के बावजूद अपनी बेटी नीता को साथ में लेकर वो माँ लक्ष्मी देवी मंदिर चली जाती है। पास के ही झरने से पानी ले आकर मंदिर की सीढ़ियों को साफ करती है और उसकी सजावट करती है। वहीं पे मंदिर में भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद फल मूल खाती है और जो दान दक्षिणा के पैसे होते थे उसी को वो बचा के रखा करती है। दिन गुजर रहे थे। एक दिन उसे बहुत बुखार आता है। वो मंदिर नहीं जा पाती है। वो घर पे ही बिस्तर पे लेटी हुई थी। नीता माँ देवी लक्ष्मी के तस्वीर के सामने हाथ जोड़ के कहती है, माँ लक्ष्मी, मेरी माँ को बुखार आया है। यहाँ पे कोई नहीं है देखभाल करने वाला। मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, इसीलिए मेरी माँ आज मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करने नहीं आ पाई। आप नाराज मत होना माँ पे। प्रार्थना के दौरान माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो जाती है और एक नौकरानी का भेष लेके वो अनामिका का सेवा करने लगती है। अपनी शक्ति से वो अनामिका का बुखार गायब कर देती है। अनामिका आंखें खोल के देखती है। उसे लगता है कि माँ लक्ष्मी खुद वहाँ पर आकर उसकी सेवा की है। इसीलिए वो प्रार्थना में कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा देवी माँ, मैंने आपके बारे में गलत सोचा था। आपने आज साबित कर दिया, गरीब हो या अमीर सब आपके लिए एक है। बस हम आपको कैसे चाहते हैं ये बड़ी बात है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माँ। अपनी गलत शब्दों की वजह से वो देवी माँ से माफी मांगती है। देवी माँ उसे सोने से भरा हुआ एक घड़ा देती है जिससे वो अपनी जीविका चला सके और फिर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तब से अनामिका अपनी बेटी नीता का ख्याल रखती है और खुशी खुशी जीवन बिताती है। कुमकुमपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक औरत अंजना अपने पति प्रसाद और उसके बेटे श्रीनिवास के साथ रहती थी। वो लोग सुखी सुखी रहते थे। श्रीनिवास की उम्र शादी की हो गई थी। अजी सुनिए, मैं कल शादी में गई थी। वहाँ पे मेरे एक रिश्तेदार की बेटी प्रमिला को देखा। बड़ी सुशील लड़की है, बहुत सुंदर दिखती है और कामकाजी भी है। मैं सोच रही हूँ हमारे श्रीनिवास के साथ उसकी शादी करा दे। ये कहकर वो अपने बेटे की तरफ देखी। क्या तुम प्रमिला से शादी करोगे? श्रीनिवास ने भी अपनी मंजूरी दिखाई हाँ कहकर। फिर दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो गई। विदाई के वक्त प्रमिला के पिता ने, देखो अंजना, जब से तुम्हारी भाभी गुजर गई है, प्रमिला को मैंने बहुत प्यार से पाला। उसे कुछ काम करना नहीं आता है। उसे हर काम सावधानी से सिखा देना। अगर वो कुछ गलती करे तो माफ कर देना। उन्होंने रोते हुए ये सारी बातें कही। भाई साहब, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? प्रमिला मेरी बेटी की तरह है, बहू नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद प्रमिला ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ के कहा, पिताजी मैं जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा, और जब भी चाहेंगे मुझसे मिलने आ जाइएगा। अपना दायित्व आपने पूरा किया है। प्रमिला के पिता ने उसे चुप कराया और विदाई कर दिया। जैसे ही बहू घर में दाखिल हुई, सभी परिवार के लोग बहुत खुश हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। प्रमिला बहुत अच्छा खाना पकाने लगी। परिवार के सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे। तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, पर तुम खुद बहुत कम खाना खाती हो। इतना कम खाना खाओगी तो तुम्हारे पिताजी देखकर क्या बोलेंगे? एक दिन प्रमिला अपनी मनपसंद पकवान चिकन करी बनाई। उस वक्त घर वाले कोई भी घर में नहीं थे। उसने अपने खाने को टेबल पे परोसा और सोचने लगी, हे भगवान,
बस परिवार वालों के बारे में सोच के कि वो क्या सोचेंगे, आज तक मैं कम खाना खाते आई, पर आज तो घर में कोई नहीं है, मैं पूरा खाना खाऊंगी। उसने अपने आप से कहा और सारा पकवान खा गई। हे भगवान, बहुत दिनों के बाद मैंने इतना खाना खाया है। पर ढकार और सांस फूलने की वजह से वो यहाँ वहाँ चलने लगी। इसी बीच परिवार के सारे लोग वहाँ आ गए। प्रमिला को इस हाल में देखकर उन्होंने पूछा, अरे बहू, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, जरा सा पेट में दर्द है, इसीलिए चल रही हूँ। कुछ दवाई खा लो, समझी? ये कहकर वो अंदर चली गई। धन्यवाद भगवान, वे सब अभी आए, अगर थोड़ी देर पहले आते तो मैं पकड़ी जाती। थोड़े दिन के बाद प्रमिला के पति श्रीनिवास कुछ फल ले आए। ये देखकर प्रमिला खुद से कहने लगी, अरे मेरे मन पसंद फल लाए हैं, मैं सब खा जाऊंगी, मुझे फल बड़े पसंद है। वाह! प्रमिला को नींद आ रही थी, फिर भी वो जगी रही। फिर वो सारे फल खा गई, एक भी छोड़े हुए। अगले दिन उसकी सासू माँ ने प्रमिला से कहा, प्रमिला, कल श्रीनिवास बहुत सारे फल लाया था, कहाँ है वो सब, देखा है क्या? मुझे नहीं मालूम सासू माँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे लगा आपने कहीं छुपा रखा है शायद। अरे मैं क्यों छुपाऊं, मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो भ्रम में हूँ। उस दिन अंजना ने सबके लिए बिरयानी बनाया। प्रमिला को इसकी सुगंध आ रही थी। अरे वाह, सासू माँ बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती है, बिरयानी से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। मैं इसे खाने के लिए बेजान हो गई हूँ। अगर वो सब खाकर खत्म कर दे और मेरे लिए ना छोड़े, मैं क्या करूँ? जब ये सोच ही रही थी, अचानक से सासू माँ आई। प्रमिला, मैंने सबके लिए बिरयानी बनाया है। पास वाली गली में एक छोटा सा जन्मदिन पार्टी है, वहां से मैं आ रही हूँ। तुम अपने ससुर जी और श्रीनिवास को खाना परोस देना, समझी? चिंता मत करना। ठीक है सासू माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगी, ठीक है? जैसे ही वो चली गई, प्रमिला ने थाली निकाला और बिरयानी जल्दी जल्दी खाने लगी। जब खा रही थी तो देखा थोड़ा सा बिरयानी बचा हुआ है। तब सोचा कि दूसरी बार इसे फिर से खाएगी वो। जब सब सो जाएंगे तब मैं इसे चुपके चुपके खाऊंगी। हाँ, ऐसा ही करना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी, सब सोचेंगे मैं बहुत खाती हूँ। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, एक कुत्ता बाहर भौंकने लगा। उसने कुत्ता को भौंकते हुए सुना। थोड़ी सी बिरयानी थाली पर छोड़कर वो बाहर निकल गई। उसने कुत्ते को अंदर आने दिया, जो बचा हुआ बिरयानी था उसे खाने के लिए। जब कुत्ता बिरयानी खा रहा था, प्रमिला ने पानी का घड़ा लिया और दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। अंदर कुत्ता सारा बिरयानी खा गया। कुत्ते को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वो घर के अंदर सारा बर्तन इधर उधर फेंकने लगा। वो पास ही एक जगह जाकर छुपकर खड़ी थी और अपनी सास के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि सास आ रही है, वो घर के पास गई, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था, और दरवाजा खोला। तब कुत्ता जल्दी से अंदर से निकला। ये कुत्ता अंदर कैसे गया? तुम कहाँ थी? हे भगवान, इस कुत्ते ने अंदर क्या क्या किया होगा? जब बर्तन को इधर उधर बिखरा हुआ देखा और बिरयानी का बर्तन खाली देखा तो वो चिंतित हो पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, मैंने बिरयानी बहुत मुश्किल से बनाया था, कुत्ते ने सब खराब कर दिया। तुम कहाँ गई थी? जवाब दो। अरे सासू माँ, घर पे पानी नहीं था, मैं पानी लाने गई थी, मुझे मालूम नहीं था ये होगा। जब मैं वापस आई तो देखा कुत्ते ने सारा बिरयानी खराब कर दिया है। ऐसा कहकर वो रोने धोने का नाटक करने लगी। कोई बात नहीं, छोड़ो, दूसरी बार जब जाओगी तो दरवाजे पर ताला लगाकर जाना, समझी? प्रमिला ने इस बात के लिए माफी मांगा। अभी तुम्हारे ससुर जी और तुम्हारे पति आने वाले हैं, चलो खाना पकाते हैं। उस दिन रात को जब सब लोग सो गए, प्रमिला उठी। उठकर बाकी बचा हुआ बिरयानी खाना शुरू कर दी। अचानक उसको हिचकी आने लगी। प्रमिला जल्दी रसोई में गई पानी पीने के लिए।
पानी का ग्लास उसके हाथ से नीचे गिर गया। उस आवाज को सुन के अंजना जाग गई और रसोई में पहुंची। तब प्रमिला के हाथ में बिरयानी देखकर वो चौंक गई। प्रमिला सोचने लगी, अब क्या करूं? पकड़ी गई और वो चिंतित हो पड़ी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सासू माँ यहाँ पे खड़ी है और मेरे हाथ में बिरयानी है। भगवान कुछ करो। प्रमिला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? मुझे सब सच सच बताओ। सब खाने का सामान कैसे गायब हो रहा है, बताओ। तब प्रमिला ने जो जो हुआ सब बताया। ये सुनकर अंजना ने कहा, पहले दिन तो ऐसे कह रही थी कि तुम कुछ खाती ही नहीं हो। सासू माँ, मुझे आप लोगों के आगे खाना खाने में शर्म आती थी। पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। बेटी, इतना खाने का शौक है, मुझे मालूम नहीं था। भगवान हमें बचाए, मुझे भी खाने का बड़ा शौक है। नहीं सासू माँ, आप तो चतुर है। उस दिन आपने खुद बनाया और खुद खा गए और छिप छिप के खाया सारा खाना। मैंने सब देखा था। हे भगवान, तुमने सब देख लिया? किसी को कहना नहीं। मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है? ये बात हम अपने बीच में ही रखेंगे ताकि किसी को पता ना चले। इस बीच दोनों के पति वहाँ पे पहुँच गए। हम भी किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अंजना और प्रमिला दोनों को देखकर चौंक गए। ये देखकर प्रसाद और श्रीनिवास ने कहा, अच्छी सास और अच्छी बहू मिली है। हरिपुर नाम के गांव में अनामिका नाम की 20 साल की लड़की रहा करती थी। दिखने में वो बहुत ही सुंदर थी, पर उसके 2 मायावी लंबे हाथ के कारण गांव के सारे लोग उससे परेशान रहते थे। घर वाले भी बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि वो जिस किसी के ऊपर भी हाथ लगाती थी वो बिल्कुल उल्टे पदार्थ पे पलट जाते थे। वो सोने के ऊपर हाथ लगाती थी तो मिट्टी में पलट जाता था, और किसी कीमती चीज पर हाथ लगाते ही वो चीज गायब हो जाती थी। एक बार शादी के रिश्ते के लिए लड़के वाले उसके घर पर आए। पहले तो लड़का अनामिका के लंबे हाथ देखकर डर गया, और ऊपर से जब वो लड़का अनामिका से हाथ मिलाया तो उसके हाथों के अंगूठियां मिट्टी में पलट गए। वो देखकर वो लड़का चौंक गया, और वो लड़का अनामिका के पिता से, तुमने अपने बेटी को पैदा किया या फिर कोई मायावी चुड़ैल को? तुम्हारी बेटी से अगर मैं शादी करूंगा तो बर्बाद होना तो निश्चित है, साथ साथ मुझे आजू बाजू वालों के हाथ पिटाई भी होगी। एक चुड़ैल को पैदा करके आप मेरे गले में फंदा डालना चाहते थे? मैं तो आपके खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट लिखाऊंगा। अनामिका के पिता लड़के के पैर पर गिर गए और वो रोते हुए उस लड़के से, देखो बेटा, हमें माफ कर दो। हमारी किस्मत फूट गई थी जो ऐसी लड़की हमारे घर पर पैदा हुई। आप अगर हमारे खिलाफ कंप्लेंट देंगे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने का लायक भी नहीं रहूंगा। भारी बिरादरी में मेरा नाक कट जाएगा। तब वो लड़का अनामिका के पिता के ऊपर दया दिखाया और वो तरस दिखाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। घर में चुड़ैल जैसी बेटी अगर रहती है तो माँ बाप का दर्द क्या होता है मुझे समझ में आता है। ठीक है, अब बड़े आदमी है इसलिए मैं आपके खिलाफ पुलिस पे कंप्लेंट नहीं दूंगा। मेरे जो 4 अंगूठियां गए हैं, मुझे वो अंगूठियां वापस चाहिए। आप मुझे अभी के अभी उस अंगूठे के वर्तमान के दाम के मुताबिक पैसे दे दीजिए और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अनामिका के पिता बेटी की शादी के लिए जो पैसा बचा कुचा के रखे थे वो पैसा उसे दे दिया। वो लड़का वहां से निकल गया। पड़ोस के गांव में शारदा और प्रसाद नाम का पति पत्नी रहते थे। उनका इकलौता बेटा रमेश पैदाइशी बोना था। शारदा और प्रसाद बोना बेटे के लिए हमेशा परेशान रहते थे। उम्र 30 हो चुकी थी पर कोई उससे शादी नहीं करते थे। एक दिन अनामिका के पिता पड़ोस के गांव में व्यापार के सिलसिले में आए। तब उसकी नजर बोना रमेश के ऊपर गिरा और वो तुरंत जाकर उसके माँ बाप के पास पहुंचा। अनामिका के पिता ने अनामिका के बारे में सब कुछ सच बता दिया। रमेश के माँ बाप उस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ बोल दिए। बोना रमेश और लंबे हाथ वाली अनामिका के बीच शादी हो गई। शादी में आए सभी लोग उन दोनों को देखकर हंसे। रमेश और अनामिका के बीच सुहागरात तो रची नहीं, पर वो दोनों एक दूसरे के करीब कभी नहीं आए। दिन बीतते गए। रमेश और अनामिका के बीच गृहस्थ जीवन जैसे कि तैसे ही रहे। ये देखकर रमेश की माँ शारदा बहुत परेशान हो गई। वो चाहती है कि उसके घर एक पोता पैदा हो। एक दिन वो अनामिका के पास आकर, बेटी अनामिका,
मुझे पता है रमेश को तू पसंद नहीं करती। कोई भी औरत एक मौने इंसान से प्यार नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं, पर तुम बहुत खूबसूरत हो और एक खूबसूरत लड़की के मन में बहुत सारी उम्मीदें छुपी होती है। एक औरत होने के नाते मुझे सब कुछ पता है, पर मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रही हूँ बेटी कि तुम एक बार रमेश के मन के अंदर झांक कर देखो बेटी। माँ जी, वैसी कोई बात नहीं है। जिस दिन मेरी शादी उनसे हो गई उसी दिन वह मेरे पति हो गए। वह खुद मेरे पास नहीं आना चाहते, तो मैं अपना लज्जा छोड़कर उनके पास तो नहीं जा सकती ना। वो कब मेरे पास आएंगे उस बात की मैं राह देख रही हूँ। जिस दिन वह आएंगे मैं तहे दिल से उनको अपनाऊंगी। बेटी, वह कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कमजोरी क्या है उसे पता है। तुम्हारे पापा ने कहा था ना, तुम्हारे लंबे हाथ में जादू है। तुम अपने लंबे हाथों से एक बार रमेश को छू कर तो देखो। तुम्हारे हाथों की कला से कोई चमत्कार तो हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे सांसारिक जीवन में सुधार आएगा बेटी। अनामिका तुरंत शारदा की बात मानती है और वो उसी रात जब रमेश सोया रहता है उसके सर के ऊपर अपना हाथ फेरती है। पलक झपकते ही रमेश 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान में पलट जाता है। रमेश को देखकर अनामिका को पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। सुबह होते ही रमेश जब आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता है तो वो कुछ चौंक जाता है। रमेश के माँ बाप शारदा और प्रसाद भी चौंक जाते हैं। अब वो गांव में सीना तान के चलता है। शारदा और प्रसाद उस परिवर्तन को लेकर खुश होते हैं। शारदा सोचती है कि अब रमेश और अनामिका के पारिवारिक जीवन में सुधार आएगा, पर रमेश के अंदर बदलाव आ जाता है। अब वो अपने माँ बाप के पास जाकर अनामिका के खिलाफ बोलता है। माँ और बाबूजी, आप दोनों कान खोलकर सुन लो। मुझे उस चुड़ैल के साथ नहीं रहना है। मैं अब बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। मुझे वो लंबे हाथ वाली चुड़ैल नहीं पसंद है। मेरे लिए तो अब बहुत सुंदर बालिकाएं कतार में खड़े रहेंगे। आप कुछ भी करके उस चुड़ैल को घर से बाहर निकाल दीजिए। उसकी बात सुनकर शारदा को गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाकर रमेश को थप्पड़ मारती है। रमेश तब चेतावनी अंदाज में बोलता है, खबरदार माँ, आज के बाद मुझे मारने की कोशिश की तो मैं ये भी नहीं सोचूंगा कि आप दोनों मेरे माँ बाप हैं। आप अभी के अभी उस चुड़ैल को घर से निकाल दीजिए, वरना मैं आप दोनों को निकाल दूंगा। उसी गांव में सुशीला नाम की एक लड़की रहती है। वो बहुत खूबसूरत रहती है। सुशीला रमेश के चेहरे को देखकर प्यार करने लगती है और सुशीला और रमेश के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन सुशीला आकर रमेश से, रमेश, मैं तुम्हें 1000 बार पूछ चुकी हूँ कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। अगर तुमने अपनी बीवी को जल्द से जल्द तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पता है ना कि इस गांव में तुम्हारे साथ मेरे अलावा कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है। सुशीला मेरी जान, क्यों गुस्सा होती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस चुड़ैल को तो मैं छोड़ के ही रहूंगा। बस तुम थोड़े दिन का इंतजार करो। जल्द से जल्द हम शादी करेंगे और अच्छे से जीवन बिताएंगे। रमेश तब जाकर अपने माँ बाप के पास पहुँचता है। वो अपने माँ बाप के पास पहुँचकर चिल्लाता है, माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि उसे घर से निकाल दो। आज अगर आप लोग उसे घर से नहीं निकालोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। रमेश की बात सुनकर अनामिका घर से निकलने की कोशिश करती है। तब रमेश की माँ आकर रोकती है। बेटी, तुम कहाँ पर जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी वजह से वो नालायक इतना अच्छा इंसान बना है, इतना सुंदर दिख रहा है, वो तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम घर पर रहोगी, वो कहीं पर जाकर मरे। अगर वो मर गया तो मैं सोचूंगी मेरा एक बेटा मर गया, और एक बेटी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी और मैं तुम्हें बेटी मान कर चलूंगी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे बेटी मानती हैं, लेकिन माँ जी, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पर ऐसे पसंद किए बिना रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ जी। पर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ जी। शारदा अनामिका का हाथ लेकर सर पे रखती है और उसे विनती करती है, तुझे मेरी कसम है, तू अगर जाएगी तो वो नालायक नहीं, मैं मरूंगी। बेटी, तुम घर से मत जाओ। ये मत सोचो कि सास बोल रही है, ये सोचो कि माँ बोल रही है। बेटी, रुक जाओ ना। शारदा की बात सुनकर अनामिका रुक जाती है। रमेश जाकर सुशीला के पास पहुंचता है, घटी हुई सारी बातें बोलता है। तब सुशीला गुस्सा होकर रमेश से, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर वो आज घर से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें सदा के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद तुम नदी में जाकर डूब मरो या जहान्नुम में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब गुस्से में रमेश आता है और अनामिका को धक्का मार के बाहर निकाल देता है।
अनामिका के साथ साथ अपने माँ बाप को भी घर से निकाल देता है। रमेश बाइक लेकर घर से तेजी से निकल जाता है। अनामिका सास ससुर को लेकर पैदल निकल जाती है। रमेश बाइक में तेजी से हाईवे के ओर गाड़ी चलाते हुए जाता है। तभी सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक रमेश की ओर आता है। रमेश ट्रक की तेजी को देखकर अपना आपा खो बैठता है। रमेश की गाड़ी और ट्रक दोनों ब्रिज के ऊपर होते हैं। तभी अनामिका भी उसी ब्रिज के ऊपर चलती है। ट्रक रमेश की गाड़ी को टकराती है। रमेश बाइक से स्पीड होकर नदी में गिरने ही वाला होता है। तब अनामिका भागते हुए आकर अपने लंबे हाथों से रमेश को पकड़ लेती है। रमेश की जान बचाती है। रमेश तब अनामिका के पैरों के ऊपर गिरकर माफी मांगता है और वो अनामिका को गले लगाकर अपने घर वापस लेकर आता है। जब सुशीला को ये बात पता चलती है तो वो भागते हुए रमेश के यहाँ पहुँचती है। रमेश, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझसे वादा करके फिर से उस चुड़ैल के साथ रहने लगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दे दूंगी। समझ जाना, खबरदार। अभी क्या अभी तुम उसे छोड़ोगे या मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं? रमेश गुस्से में आकर सुशीला को धक्का मारता है और धक्का मार के गुस्से में सुशीला को बोलता है, ए सुशीला, तू अपनी जबान बंद कर। मेरी गलती थी कि मैं अनामिका को पहचान नहीं पाया। वो मेरी पत्नी है, पत्नी रहेगी और हमेशा के लिए वही मेरी पत्नी है। तुझे जो करना है कर, निकल यहाँ से, दफा हो जा। सुशीला घर से निकल जाती है। सुशीला जाने के बाद वो अनामिका को गले लगाता है। उस दिन के बाद रमेश और अनामिका हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। 1 साल के अंदर उनके यहाँ सुंदर सा बालक होता है। सुशीला को गुस्सा आता है और वो जाकर रमेश के खिलाफ कंप्लेंट देती है। तो रमेश जाकर सुशीला के खिलाफ कंप्लेंट देता है। पुलिस कंप्लेंट वापस लेकर सुशीला को ही कटघरे में खड़े करते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। उनका नाम कावेरी और वसुधा था। वो दोनों अपनी सुंदरता का देखभाल करते थे और उसे निखारते थे। उन्हें मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो दोनों समारोह में जाने के लिए मेकअप करके तैयार हो गए। सासू माँ, आप मेकअप करना बंद कर दीजिए। पिछली बार भी सब लोग समारोह में आपको देखकर हंस रहे थे। क्या होगा अगर आप मेकअप करना बंद कर दिए तो? चुप रहो। सब मेरे मेकअप देखकर हंस नहीं रहे थे, वो सब तुम पर हंस रहे थे। तुम मेरी तरह सुंदर नहीं हो सकती। जब भी मैं बाहर जाती हूँ सब लोग पूछते हैं कि ये जवान लड़की कौन है। सासू माँ, जवान लड़की नहीं बल्कि वो दादी माँ कह रहे थे आपको। आपने ठीक से सुना नहीं शायद। वो दोनों लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद मेकअप खत्म करने के बाद कावेरी बाहर आई अपने पति शेखर के साथ। सुनिए, क्या हम चले? कहाँ? शादी तो खत्म हो चुकी होगी। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अब कहाँ जाओगी? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो देर तक मेकअप करती रहती है, उन्हीं की वजह से हम लेट हो गए। तुम्हारी पत्नी भी कम नहीं है। आईने के आगे से वो भी घंटों तक नहीं हिलती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा के लड़ाई कर रहे थे। इस बीच वसुधा के पति प्रसाद वहाँ आकर बोले, अरे बंद करो लड़ना। ये सुनकर वो दोनों अंदर चले गए। उस रात जब सब सो रहे थे, वसुधा नींद से उठी और आईने के पास बैठ गई। आहा, मैं देखने में कितनी सुंदर हूँ। मुझे ये नया मेकअप ट्राई करना चाहिए। ये कहकर वो मेकअप लगा के तैयार हो गई। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी सुंदरता को मेरे पति को दिखाना चाहिए। जाके एक बार दिखाती हूँ। वो तैयार होके अपने पति के पास गई। सुनिए, सुनते हैं जी? एक बार देखिए ना उठ के। देखिए तो। अचानक से वो नींद से उठे और वसुधा को उस मेकअप में देखकर वो जोर से चिल्लाए, शैतान, शैतान, बचाओ, बचाओ, कोई है क्या? बचाओ। कावेरी और शेखर भी उस आवाज को सुन के दौड़ के उनके कमरे में आए। माँ, तुम्हें और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? आधी रात को मेकअप करके पिताजी को डराने की क्या जरूरत थी? वसुधा, तुमसे निवेदन है। पता है तुम्हें, कुछ देर के लिए मेरा दिल धड़कना रुक गया था। तुम्हारे मेकअप का मैं श्रद्धा करता हूँ, पर अब तुम जाओ। फिर सभी वहाँ से चले गए। फिर वसुधा मन मन में सोचने लगी, इस आदमी को कोई अकल नहीं है। ये कहकर वो भी वहाँ से चली गई। दूसरे दिन सुबह सुबह कावेरी शेखर के पास आकर कहने लगी, शेखर, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। क्यों? क्या जरूरत है? मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है।
इस बीच उसकी माँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी, शेखर, मुझे भी 5,000 रुपए चाहिए, मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है। तुम दोनों पैसे नष्ट कर रहे हो। अगर इस तरह से पैसे खर्च करते रहोगे तो हमारी जरूरतों के लिए पैसे नहीं बचेंगे। क्यों तुम दोनों को मेकअप इतने पसंद है? अगर पैसे दे सकते हो तो दो, नहीं तो फालतू की बातें मत करो, समझे? मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ जाके पिताजी से मांगो। फिर दोनों प्रसाद के पास गए और पैसे मांगने लगे। ये सुनकर प्रसाद ने कहा, मैं भी वही बोलूंगा जो शेखर ने कहा, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेंगे। वो बैठे थे और सोचने लगे। इस बीच वहाँ एक व्यक्ति आया चिल्लाते हुए, ले लो ले लो ले लो, पुरानी चीजें दे दो और पैसे ले लो। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए और अंदर जाके पुरानी साड़ियाँ, तांबे के गमले सब ले आए। तुम कितने पैसे दोगे इस रेशमी साड़ी और गमले के लिए? दोनों चीजों के लिए मैं 3,000 दूंगा मैडम। क्या 3,000? ये रेशमी साड़ी 25,000 की है और ये बर्तन 3,000 का। दोनों को मिलाकर 28,000 हुई। तुम आधा भी नहीं दे रहे हो। आप इतना कह रही हैं तो मैं 5,000 दे दूंगा, बस, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। कावेरी उसके बातों पे मंजूर हो गई। रेशमी साड़ी और तांबे का बर्तन देके 5,000 ले ली। फिर उसके सास ने भी वही किया जो उसने किया और 5,000 ले लिया। फिर उन पैसों को ले जाके वो पार्लर में खर्च करने लगे। ऐसे वो पार्लर जाते थे और खर्च करके आते थे। कुछ दिन गुजर गए, उनकी मांगे बढ़ने लगी। उनके पति पैसे देते नहीं थे, इसीलिए वो घर के सामान और साड़ियाँ बेच देते थे। एक दिन पिता और बेटे ने उनको सबक सिखाने की ठान ली। उस दिन रात को दोनों एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि दोनों के ऊपर काला रंग डाल देंगे और सो जाएंगे, जैसे कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। सुबह दोनों जाग गए। उनके मुंह को देखकर दोनों हंस पड़े। कावेरी, मैंने कितनी बार कहा है सस्ते मेकअप ना किया करो। देखो तुम्हारा मुंह कैसा हो गया है, कैसे तुम काली लग रही हो इतना पार्लर जाने के बाद भी। मैंने भी तो आपसे यही कहा था। आपका चेहरा कितना गंदा दिख रहा है। आपका चेहरा बिल्कुल काला हो गया है। अब मैं क्या कहूँ? ये कहकर दोनों आईने की तरफ दौड़ के गए और अपने अपने चेहरे को देखकर दोनों दुखी हो गए। वो रंग उनके चेहरे पर 2 दिनों तक रहा। फिर शेखर ने उनसे कहा, तुम दोनों देखने में बहुत बुरे लग रहे हो, मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। शेखर ने उन्हें एक तरकीब बताई जो उनके चेहरे के काला रंग को हटा सकता है। जैसा उसने कहा वैसा ही उन दोनों ने किया। फिर उन्होंने अपने चेहरे पे वो सारी चीजें लगाई जो शेखर ने कहा था। फिर अपने चेहरे को साफ कर लिया उन्होंने। उसके बाद दोनों बहुत खुश हुए। ये देखकर शेखर ने कहा, माँ, हमारे पड़ोस में जो रिक्शा चलाने वाला है वो हर रोज 500 रुपए कमाता है, पर उसी पैसे से वो बहुत खुशी और अच्छे से रहता है। पर हमारे घर में आप लोग 1,000 रुपए मेकअप पर बर्बाद कर देते हैं। तभी भी आपके बीच प्यार और मोहब्बत नहीं है। आप दोनों लड़ते रहते हैं, एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाते हैं। सड़कों पर बहुत सारे अनाथ लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप लोग कुछ भी कमाते नहीं। आप लोग जो पैसे खर्च करते हैं उसमें से थोड़ा पैसा उनके खाने के लिए ही दे दीजिए तो बहुत अच्छा काम होगा। ये फालतू खर्च क्यों करना? माँ, तुम हमारी कमाई से बहुत पैसे खर्च कर देती हो। हम कैसे अपने भविष्य के लिए पैसे बचाएंगे? पैसा बचाना बहुत जरूरी है। सुंदरता सबके लिए जरूरी है, पर उसकी सीमा होनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी दुखी हो गए। उसके बाद वसुधा ने शेखर की बात पर कही, तुमने बिल्कुल सही कहा है बेटा, सुंदरता की एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है शेखर तुमने। पिछले 2 दिनों में मैं समझ गई कि सुंदरता सब कुछ नहीं होता है। दोनों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए और फिर अपना मन घर के काम काज में लगाने लगे। बेफिजूल के मेकअप पे पैसे खर्च करना बंद कर दिए और खुशी खुशी सब मिलके रहने लगे। एक समय की बात है,
एक गांव था और उस गांव में एक सास और बहू रहती थी, पद्मावती और ललिता। राजेश नौकरी की वजह से शहर में रहता था। पद्मावती का पति प्रसाद की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। इसी कारण पद्मावती राजेश की देखभाल करती थी और उसकी शादी ललिता से करवा दी थी। एक दिन जब ललिता घर के आंगन में काम कर रही थी, एक साड़ी बेचने वाला वहाँ चिल्लाते हुए गुजरा। ले लो साड़ी ले लो, मस्त साड़ी ले लो, बहुत सस्ते दामों में ले लो, 100 के 4 ले लो। ये सुनकर ललिता ने साड़ी बेचने वाले को बुलाया। अरे ओ साड़ी वाले, इधर आना। ये सुनकर साड़ी वाले ने कहा, देखिए मैडम, आप कई तरह की साड़ियाँ सस्ते दाम में ले सकते हैं। अगर आप ये साड़ियाँ पहनेंगे तो आप संक्रांति के उत्सव पर लक्ष्मी देवी की तरह लगेंगी। सही कह रहा हूँ। फिर उसने लाई हुई साड़ियाँ एक एक करके दिखाने लगा। इस बीच पद्मावती बाहर आई। अरे ललिता, क्या तुम साड़ी खरीद रही हो? घर पर पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ हैं। और कितनी साड़ियाँ लोगी? कहाँ बहुत सारी साड़ियाँ हैं सासू माँ, मेरे पास सिर्फ 2 साड़ियाँ हैं। उत्सव पर पहनने के लिए साड़ी नहीं है मेरे पास सासू माँ, सच कह रही हूँ मैं। क्या तुम हमारे परिवार के सम्मान के बारे में नहीं सोचती, जो इस तरह की बातें तुम व्यापारी के सामने कर रही हो? व्यापारी ये सब कुछ देख रहा था। फिर उसने कहा, मेम साहब, कृपया इन पर गुस्सा ना कीजिए। ये तो सिर्फ एक ही साड़ी खरीदना चाहती थी, गुस्सा ना कीजिए। क्या तुम अब मुझे इस आदमी से सीख दे रही हो? मैं तुम्हें 1 भी रुपए नहीं दूंगी। अपने पैसे से खरीदना है तो खरीद लो। वो गुस्से में ये सब कहकर चली गई। फिर ललिता को बहुत बुरा लगा। ये देखकर साड़ी व्यापारी ने कहा, मेम साहब, आप मेरी बहन जैसी है, कृपया ये साड़ी ले लीजिए और रख लीजिए। आप पहनेंगी तो बहुत अच्छी लगेंगी मेम साहब। ये सुनकर ललिता ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, रख लो आप। वो रोते हुए अंदर चली गई। साड़ी व्यापारी ने साड़ी वहीं रखा और चला गया। पद्मावती थोड़ी देर बाद बाहर आई। उस साड़ी को उसने बाहर देखा और कहने लगी, हाय, ये साड़ी कितनी सुंदर है। साड़ी वाला शायद यहाँ भूल गया होगा। वो दोबारा आएगा तो कहूंगी मुझे मालूम नहीं, खरीदे बिना साड़ी मिल गई। ये कहकर उसने साड़ी उठाया और लेकर अंदर चली गई। थोड़े दिनों के बाद जैसे ही उत्सव पास आया, ललिता की माँ उसे देखने आई। उन्होंने नए कपड़े ललिता के लिए लाए। ये सब देखकर पद्मावती ने कहा, सिर्फ अपनी ही बेटी के लिए कपड़े लाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं विधवा हूँ, मेरा कोई काम नहीं। यदि मेरे पति होते तो ऐसा नहीं होने देते। अरे अरे भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो आपके लिए भी नए कपड़े लाई हूँ, ये लीजिए। फिर उन्होंने एक साड़ी दिया। पद्मावती ने उस साड़ी को ले भी लिया। फिर वो कहने लगी, ये साड़ी तो 200 की भी नहीं लगती। छी! वो साड़ी लेके अंदर चली गई। ललिता और उसकी माँ को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर उसकी माँ ने कहा, तुम कैसी इस लालची औरत के साथ जिंदगी बिता रही हो, मुझे पता नहीं। उन्होंने एक ब्लाउज के कपड़े तक आज तक नहीं दिया। मैं तो उनके लिए 1000 की साड़ी लाई हूँ, तब भी कह रही है कि 200 की है। उनकी बातें छोड़ो माँ, आप बताओ कैसी हो? आप खेती बाड़ी का काम खुद से कर ले रही हो? बताओ ना माँ। मैंने एक आदमी को रखा है खेत में काम करने के लिए। वो दोनों बातें करने लगे। इसी बीच ललिता के माँ ने कहा, ये बताओ कोई खुशखबरी है? शादी के 3 साल हो चुके तुम्हारे। ऐसा लगता है मेरी सासू माँ मुझे माँ भी नहीं बनने देगी। वो तो ये सब चाहती भी नहीं है। पता नहीं मेरा क्या होगा। क्यों? क्या हुआ? उसने क्या किया? अब क्या होगा? अगर हमारे बच्चे होंगे तो खर्च भी बढ़ेंगे, और हमारे बच्चे तब होंगे जब मेरे पति करोड़ों कमाएंगे, यही सास ने कहा है। अरे ये किस तरह की बात है? रुको, मैं बात करती हूँ। ललिता की माँ ने पद्मावती से बात किया। भाभी, क्या ये न्याय है? माँ बनना हर लड़की की तमन्ना होती है। शादी और बच्चे जिंदगी की एक हिस्सा है। आपने कहा है मेरी बेटी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। कितनी बुरी बात है ये। हाँ, ये मेरे लिए एक न्याय के तरह ही है। आजकल हमारे ही बहुत खर्च है। अगर बच्चे होंगे तो खर्च बढ़ेंगे। सिर्फ वही जानते हैं जो कमाते हैं। मुझे खुद पर दया आती है। मैंने ऐसे परिवार में अपनी बेटी को भेजा। हे भगवान, मेरी बेटी को बचाओ।
वो रोई और वहां से चली गई। माँ रुको, रुको तो, रह जाओ आज माँ। उसने बहुत विनती की ठहर जाने के लिए, पर ललिता की माँ वहां से चली गई। पद्मावती ने फिर कहा, जाने दो उसे, हमारा नाश्ता तो बच गया। फिर वो ललिता को बहुत गुस्से से देखने लगी। उधर ललिता अकेले बैठे बैठे मनी मन बहुत दुखी हो रही थी। हे भगवान, ये क्या है? मेरी सास इतनी लालची क्यों है? वो हमें खुशी से जीने भी नहीं देती। कृपया उन्हें बदल दीजिए। मुझे ये सब बातें पति से कहना अच्छा नहीं लगता। हे भगवान, कृपया उन्हें बदल दीजिए। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। अगर मेरी सासू माँ बदल गई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सब सोचकर वो बैठे बैठे बहुत दुखी हो रही थी। अगले दिन सुबह पद्मावती ललिता से कहने लगी, अरे ओ ललिता, अभी तक उठी नहीं? सब काम बाकी है। वो ललिता के पास गई। ललिता को बुखार था। ये देखकर पद्मावती ने कहा, क्या तुम्हें बुखार है? रुको, मैं अभी के अभी डॉक्टर बुलाती हूँ। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने ललिता की जांच की और दवाइयाँ लिख कर दी। जांच करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, काफी ज्यादा बुखार है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगा, जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ लिख कर दी। ये देखकर पद्मावती ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, ये सारी दवाइयाँ कितने की है? जरा मुझे बताइए। लगभग 500 रुपए की होगी, ज्यादा नहीं। हे भगवान, बुखार के लिए 500 रुपए? देखिए, उन्हें जुकाम और बुखार है, हमें एक दिन में 3 बोतल सलाइन चढ़ानी पड़ेगी। ये बहुत कमजोर है, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं, मैं ख्याल रख लूंगी। कृपया सावधानी बरते, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। जब मैं आपसे मिलने आई थी तब मेरे पैरों में दर्द था। आपने कई दवाइयाँ दी थी, पर मेरे पैरों का दर्द किसी दवाई से गायब नहीं हुआ। मैंने आपको 10 रुपए फीस भी दिया था। ठीक है, दूसरी बार मैं आपको फीस दूंगी। डॉक्टर साहब चले गए। फिर वो अंदर गई। अंदर जाके वो ललिता को बुखार का दवाई दी। ललिता, दवाई ले लो, बुखार ठीक हो जाएगा। वो दिन खत्म हो गया। ललिता का बुखार घातक हो रहा था। उसे डेंगू था। तभी भी पद्मावती को कोई फिक्र नहीं थी। 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन ललिता ने कहा, सासू माँ, मेरी हालत ठीक नहीं है। कृपया मेरी माँ को बुला दीजिए या मेरे पति को बुला दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ललिता रोते रोते अपनी सासू माँ से विनती की। क्या अब हर किसी को इस बारे में पता होना जरूरी है? नहीं तो सब सोचेंगे मैं तुम्हारी ख्याल नहीं रख रही हूँ। सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं एक लालची औरत सोच के। मैं तो हर तरफ से बदनाम हूँ। मेरी फूटी किस्मत। पद्मावती ने ललिता की माँ को बुलाया। ललिता की माँ जल्दी आ गई ये खबर सुन के, और उसने ललिता को अपने साथ घर ले गई। 4 दिन निकल गए। ललिता की माँ पद्मावती से कहने लगी, क्या तुम अभी खुश हो? क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है? तुम्हें बहुत खुशी मिल रही होगी। वो रोते रोते पद्मावती को कहने लगी, क्यों तुम इस तरह से बात कर रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी लालच ने मेरी बेटी को मार डाला। तुमने उसके साथ अन्याय किया है। तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर तुम वहां आओगी तो मुर्दे पर डाला हुआ फूल के माले पे भी तुम मुद्दा बना दोगी। तुम ऐसी औरत हो। ये सुनकर पद्मावती ने कहा, क्या भाभी, क्यों ललिता मर गई? मुझे एक बार उसे देखना है। ये सुनकर ललिता की माँ ने कहा, भाभी, मैं एक बार ललिता को देखना चाहती हूँ। पद्मावती रोते रोते ललिता के माँ से कहा, तुम बिल्कुल मत आना, नहीं तो तुम बस शिकायत करती रह जाओगी और वहां पे सबको परेशान कर दोगी। तुम्हारी परछाई भी मेरी बेटी के लिए खराब है। तुम मत आना, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। हे भगवान, माफ कर दीजिए भाभी, कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मैं अकेली औरत हूँ। मेरी संचय करने की आदत ने मुझे लोभी बना दिया। मैं दिल से बुरी नहीं हूँ। इस बीच ललिता वहां आ गई। ललिता को देखकर पद्मावती ने कहा, ललिता, तुम ठीक तो हो ना? उसे कुछ नहीं हुआ। एक दिन भी देर होता तो डॉक्टर ने कहा वो मर सकती थी, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से।
अगर वो यहाँ रहती तो वो निश्चित रूप से मर जाती। तुम दोनों ने मुझे अच्छा शिक्षा दिया। अब मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। ये मेरा वादा रहा। क्षमा करो मुझे। उस दिन से पद्मावती का स्वभाव बदल गया और वो खुशी खुशी सबके साथ मिलके रहने लगी। वो एक गांव था जहां पर बहुरानी और सासू माँ रहते थे। जब से बहुरानी के पति प्रसाद सयासाई हो गए, सासू माँ को बहुरानी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो अपने खेत में सब्जियां उगाते थे। एक दिन जब बहुरानी खेत में काम कर रही थी, सासू माँ आके उससे कहने लगी, देखो, अगर हम दोनों इस तरह से काम करने लगे तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि कौन ज्यादा काम कर रहा है और कौन कम। तुम 1 एकड़ खेती करो, बाकी के 1 एकड़ में मैं खेती करूंगी। बहुरानी भी उनकी बातों पर सहमति जताई। फिर दोनों अलग अलग खेतों में काम करने लगे। कुछ दिन निकल गए। बहुरानी ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे फसल हुए उस बार। सासू माँ ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने खेत पर। एक दिन सासू माँ ने बहुरानी के खेत को देखा तो कहने लगी, अरे वाह, देखकर लग रहा है उसने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे उसे किसी तरह से बेवकूफ बनाना होगा। अभी तक खेती का काम हो गया होगा, दूसरे दफे मैं उसके खेत को ले लूंगी। इस तरह से वो सोचने लगी। कुछ दिन निकल गए। सारा खेत का काम खत्म हो गया और अब फसल पक के तैयार हो गए। फिर सासू माँ और बहुरानी ने फसल काटा। अब की बारी थी दूसरे भाग की। फिर सासू माँ अपनी बहुरानी से कहने लगी, अरे बहुरानी, तुमने इस बार बहुत अच्छी खेती की है। मेरे पास कुछ बीज है ताकि फसल और अच्छे उग सके इस बार। अगर तुम उसका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी खेती और अच्छी होगी। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहेंगी मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। पर एक शर्त है, अगर तुम उस पर मंजूर हो जाती हो तभी मैं तुम्हें वो बीज दूंगी। ठीक है, क्या है वो बताइए। अगर तुम मेरे दिए हुए बीज से खेती नहीं कर पाती हो तो तुम कभी खेती नहीं कर पाओगी और घर छोड़ के चली जाओगी। उसने थोड़ी देर इस बारे में सोचा, फिर कहा, पहले वो बीज मुझे दे दीजिए। आपने जो कहा मैं वही करूंगी। सासू माँ ने एक पोटली लिया और उसके हाथ में रख दिया। फिर वहाँ से वो चली गई। बहुरानी ने हाँ कहा। फिर उसने उस पोटली को उठाया और अपने खेत की तरफ जाने लगी। उसने उस पोटली को खोला, देखा कि वहाँ मछलियाँ थी। बहुरानी बहुत उदास हो गई उसे देखकर। मेरी सासू माँ मुझे पसंद नहीं करती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया ताकि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। अब पता नहीं मैं क्या करूंगी। उस बीच सासू माँ वहाँ आ गई और आके कहने लगी, अरे बहुरानी, तुम हार गई क्या? अब अपनी बोरिया बिस्तर बांध लो और गांव लौट जाओ। हमारे ऊपर से थोड़ा भार तो उतरेगा। मैं इस 2 एकड़ जमीन को अकेले ही खेती करूंगी और थोड़ा दे दूंगी दूसरे को खेती के लिए। सासू माँ की बातें सुनकर बहुरानी कहने लगी, लेकिन मैंने आपसे कहा नहीं कि मैं हार गई हूँ सासू माँ। अब मैं मछलियों की खेती करूंगी। हाँ सासू माँ, अब मछलियों की खेती होगी। उसने जाकर सूखी मछलियों को जमीन में छिड़क दिया। सासू माँ ये सारी बातें सुनकर चौंक गई और सोचने लगी, ये कैसी बातें कर रही है? क्या ये सच में मछलियाँ पालेगी? छोड़ो, हमें क्या, इतना दिमाग लगाकर क्या फायदा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। बहुरानी वहाँ पर कुछ देर काम की और जाकर घर के बगल के तालाब के पास बैठ गई। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी सासू माँ जानबूझ के घर से बाहर निकालना चाहती है मुझे। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। फिर उस तालाब के अंदर से एक मत्स्य कन्या निकल आती है। उसे देखकर बहुरानी अचंभित रह जाती है। माँ, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आई। उसने उनका स्वागत किया। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम यहाँ बैठकर क्यों दुखी हो रही हो? इस तरह से मत्स्य कन्या ने उससे पूछा। फिर बहुरानी ने उन्हें पूरी कहानी बताई जो जो हुआ था। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ तुम्हारी दुविधा कहाँ है। 3 महीने के बाद तुम्हारे खेत में फसल अंकुरित होंगे, तब तुम अपनी सासू माँ को सही शिक्षा देना। ये कहकर मत्स्य कन्या वहाँ से अदृश्य हो गई। बहुरानी खुशी खुशी घर वापस गई। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उसके जमीन में फसल अंकुरित होने शुरू हो गए। वो सारी चीजें देखकर
बहू रानी बहुत खुश हुई। इतने पेड़ देखकर सासू माँ भी चौंक गई। ये सब क्या हो रहा है? फिर सासू माँ बहू रानी के पास जाकर कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था मछलियों की खेती करने के लिए, पर तुमने भांग के पेड़ क्यों लगाए? सासू माँ, ये भांग के पेड़ नहीं है, ये मछलियों की खेती है। कुछ दिन के लिए रुक जाइए बस। इस तरह से बहू रानी ने अपनी सासू माँ को थोड़ी दिन और सब्र करने के लिए कहा। कुछ दिन निकल गए। सासू माँ ये सारी चीजें देखकर अचंभित थी। इस बार जब वो फसल काटने के लिए गए, वहाँ एक एक करके पेड़ उखाड़ने लगे और उन पेड़ों के नीचे बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। सासू माँ और बहू रानी दोनों ये देखकर चौंक गए। बहू रानी मनी मन सोचने लगी, माता जलकन्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सहायता के बिना अपनी शादीशुदा जिंदगी को नहीं बचा पाती मैं। उसने मनी मन जल कन्या को धन्यवाद कहा। फिर उसकी सासू माँ उसके तरफ देखने लगी। क्या सच में ये वही मछलियाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? बहू रानी ने बिल्कुल नहीं बताया असल में हुआ क्या था। फिर वो कहने लगी, आपने खुद ही देखा था। आपने जो मछलियाँ दी थी, मैंने आपके आंखों के सामने जमीन पे छिड़का था और वो पेड़ होकर बाहर निकल आए। इस तरह से बहू रानी ने समझाया। फिर सासू माँ मनी मन सोचने लगी, इसका मतलब अगर ये मछलियाँ जमीन पर उगाना शुरू कर दे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ बदले में आएंगे, और वो भी सोने की मछलियाँ। सासू माँ ने हर किसी को बताया क्या हुआ था। फिर सूखी मछलियाँ वो बेचने लगी। कुछ लोगों को विश्वास हुआ तो उन्होंने खरीद लिया और अपने जमीन पर उसे बोने लगे। सासू माँ ने भी अपने मछलियों को जमीन पे छिड़क दिया। कुछ महीने निकल गए। वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला, बस मछलियों की बदबू आने लगी। हर कोई सासू माँ के पास आकर पूछताछ करने लगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाहिए। हर कोई उसे कोसना शुरू कर दिया और अपने पैसे वापस लेकर गए। फिर बहू रानी सबके पास आई और बताई क्या क्या हुआ था। जब उन्होंने ये बात सुनी तो समझ में आया। फिर वो कहने लगी, तुमने मुझे बहुत अच्छा शिक्षा दिया है, बहुत अच्छा सबक मिल गया मुझे माफ कर दो। और अपनी बहू रानी को परेशान करने के लिए उसने माफी मांग ली।